हेलो एवरीवन, आज की क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 को आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। इस टॉपिक से आपको कुछ आज ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए बीपीएससी का डेट क्लियर हो चुका है। 9, 13, 15 को आपका पेपर होने वाला है। तो आपका पेपर साइकोलॉजी को मेरे अकॉर्डिंग 13 या 15 को आपका पेपर हो जाएगा। तो मुश्किल से आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो कोई भी कमी कसर छोड़ना नहीं चाहते हो, 100% अपना पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 में, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको आंसर दिया जा रहा है, जिसको प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करके अपने कॉन्फिडेंट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी चैप्टर वाइज 11-12 का क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले एनसीईआरटी आपको कंप्लीट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते हो। आपको हर एग्जाम में देख सकते हो कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है कि एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे। तो इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले एनसीईआरटी को ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, जो आपको मिलेगा सिर्फ़ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेना चाहते हैं तो दोनों आपको मिल जाएगा सिर्फ़ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और अपने एग्ज़ाम को तैयारी में और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेंसरी प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा परिभाषित क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सेंसरी प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा परिभाषित वर्ड क्या है? तो आप इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम एक ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं जिससे हम कुछ स्टिमुलो का चयन करते हैं और उन्हें आगे की प्रसंस्करण के लिए वो बाकी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं आपको बताना है। उसको संवेदना कहते हैं या प्रसंस्करण कहते हैं, ध्यान कहते हैं या ऑप्शन डी है आपका स्मृति। आपने हर साइकोलॉजी में हर बार आप देखते हो कि स्टिमुलस वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टिमुलस। तो आप बता सकते हो स्टिमुलस मतलब होता क्या है? कहीं-कहीं आपने देखा होगा स्टिमुलस का हिंदी उद्दीपक देता है, कहीं-कहीं पे आपको स्टिमुलस का हिंदी उत्तेजना देखने को मिलेगा। जो आपके मानव विज्ञान में स्टिमुलस वर्ड यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जो हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि स्टिमुलस मतलब होता क्या है? तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान में स्टिमुलस शब्द उस व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है जो उत्तेजना या स्टिमुलस का परिणाम था। सबसे पहले आपने स्टिमुलस वर्ड देखा होगा पावलोव के थ्योरी में। पावलोव आपको नाम याद होगा जिन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। जैसे मैं आपको बता दें उदाहरण के लिए, पावलोव नाम आपको याद होगा जिन्होंने अपना प्रयोग प्रसिद्ध कुत्ते पे किया था। पावलोव का प्रयोग उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को दर्शाता है। पावलोव हर बार अपने कुत्ते को खाना खिलाने से पहले घंटी बजाता था, जिससे कुत्ते का लार टपकने लगता था। तो घंटी क्या हो गया? तो घंटी आपका स्टिमुलस हो गया। घंटी देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आना क्या कहलाता है? उसको लगता था जब घंटी बजेगा तब उसको खाना मिलेगा। तो घंटी क्या हो गया? आपका स्टिमुलस हो गया, उद्दीपक हो गया। और आपका खाना क्या होगा? कुत्ते का लार टपकना, वो आपका प्रतिक्रिया हो गया, जो आपके पावलोव को स्टिमुलस और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को स्टिमुलस के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है, ये पावलोव ने इसे अपने थ्योरी के अंदर इसको बताया। जो पावलोव का थ्योरी क्या था? तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको पावलोव साहब ने दिया था, जिसके स्टिमुलस और आपके प्रतिक्रिया के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि आपका प्रेज़ेंट में एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो आपका एग्ज़ाम है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो आपका क्या है? वो आपका स्टिमुलस है। वो आपका गोल है, वो आपका उद्दीपक है और जो आप तैयारी कर रहे हो, वो आपका प्रतिक्रिया है। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम्पल से समझ चुके होंगे स्टिमुलस किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है,
प्रकाश को देखने और दृष्टि को सहायक बनाने के लिए संवेदनात्मक संवेदक की ज़िम्मेदारी होती है। मतलब कॉग्निटिव जो आपका होता है, कॉग्निटिव के बारे में संवेदनात्मक का इंग्लिश होता है कॉग्निटिव। तो प्रकाश के देखने और दृष्टि को सहायक बनाने के लिए किस कॉग्निटिव की ज़िम्मेदार होती है? ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है थर्मोरिस्पेटर्स, फोटोरिस्पेटर्स, मैग्नोरिस्पेटर्स या ऑप्शन डी है केमिकल रिस्पेटर्स। तो आपको प्रकाश देखने और उसको दृष्टि के सहायक से तो आपके फोटो रिस्पेटर्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आप किसी को देखने की वो बात की जाए या दृष्टि को सहायक बनाने के लिए किस कॉग्निटिव यूज़ किया जाता है तो आपका फोटो रिस्पेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस न्यूनतम ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है जिसके बिना व्यक्ति किसी संवेदना इनपुट को पहचान सकता है? उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्णांक सीमा, अंतर सीमा, कॉग्निटिव अनुकूलन या ऑप्शन डी है अर्धदर्शनीय संवेदना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। पूर्णांक सीमा को हम उसके किसी व्यक्ति या संवेदना इनपुट को पहचान सकते हैं, उसको पूर्णांक सीमा कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदना अनुकूलन की प्रक्रिया में जब स्टिमुलस का समय स्थिर रहता है उसे क्या होता है? संवेदनशीलता में वृद्धि होता है या ऑप्शन बी है संवेदनशीलता में कमी या ऑप्शन सी संवेदना अधिक तीव्र होती है या ऑप्शन डी प्रतिवेदन में विकृति होती है। आपको बताना है कि जो आपका स्टिमुलस होता है जब वो समय के साथ स्थिर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम संवेदनशीलता में कमी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि व्यक्तिगतता को सामूहिक करने के लिए उस संवेदनात्मक सिरे को क्या कहते हैं जो सटीकता से पहचान पास होते हैं? पहला ऑप्शन है समापन, ऑप्शन बी है परिप्रेक्ष्यता, समानता या ऑप्शन डी है निरंतरता। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिप्रेक्ष्यता। इंग्लिश में किस क्या कहते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है आपके नए एग्जाम को लेकर या आपका नज़रिया क्या है आपने किसी एक इंसान को लेकर। तो ऐसे जनरल वर्ड में यूज़ करते हैं नज़रिया। पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को लेकर अपनी नज़रिया बताना उसको हम परिप्रेक्ष्यता कहते हैं। लेकिन आपको बताना है कि साइकोलॉजी में परिप्रेक्ष्य का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है आपका दृष्टिकोण का वो तरीका जिससे आप किसी चीज़ को देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि खिलौना बच्चों के दिमाग को दूषित करता है तो आपका दृष्टिकोण नज़रिया से खिलौने की दुकान एक बुरी तरह जगह बन सकती है। जैसे कि आपने देख लिया अगर आपको लगता है कि जो बच्चे का खिलौना होता है वो बच्चे को माइंड को डाइवर्ट करता है या बच्चे को ख़राब करता है। तो आपकी नज़र में प्रैक्टिकल में एग्जांपल दूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आज के टाइम पे जो मोबाइल है आपका, सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर बच्चे को मोबाइल ज़्यादा दिया जाएगा, तो बच्चे जो हैं मोबाइल के प्रति अपना अट्रैक्शन और ज़्यादा कर लेंगे। मोबाइल के चलते उनका आँख खराब हो सकता है या फिर उनको कई रेडिएशन के चलते उनको बीमारी हो सकती है। तो आपकी नज़र में मोबाइल एक बुरा चीज़ बन जाएगा। अगर जस्ट इसके अपोज़िट आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप मुझसे साइकोलॉजी का क्लास करते हो, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ आता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आपके लिए मेरा चैनल अच्छी जगह हो सकती है अपने एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, जिसकी वजह से आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हो। तो इसका मतलब हुआ परिप्रेक्ष्यता, जो आपके दृष्टिकोण अच्छा भी हो सकता है और किसी चीज़ के लिए बुरा भी हो सकता है। और परिप्रेक्ष्यता कौन-सा वर्ड है? याद रखिएगा जो आपका परिप्रेक्ष्यता वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इसे याद रखिएगा जिसका मूल अर्थ होता है देखना या समझना और परिप्रेक्ष्य के सभी अर्थों को देखने से कुछ लेना-देना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मतलब समझ आ चुका होगा परिप्रेक्ष्यता का, जिसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, जिसे आप जनरल वर्ड में नज़रिया के नाम से भी जानते हो कि आपके
किसी भी चीज़ को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मक इनपुट को मानव मन की मानवीय धाराओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदना, ध्यान, प्रसंस्करण या ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रसंस्करण। प्रसंस्करण इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है। तो प्रोसेसिंग मतलब होता है जैसे किसी भी वस्तु को यदि उसके मूल रूप या स्वरूप में काम ना आ सके, उसे प्रोसेसिंग करके कहा जा सकता है। जैसे कि आपके काम आ सके उसे प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल, आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल क्या होता है? किसी को पता नहीं होगा। क्रूड ऑयल आपका कच्चा एक तेल होता है जो कोई भी काम नहीं आ सकता। क्रूड ऑयल को जब तक हम प्रोसेसिंग करके उसको एलपीजी या डीज़ल या पेट्रोल ना बना दें, तब तक के लिए आपका क्रूड ऑयल कोई काम का नहीं है। और जो आपका प्रोसेसिंग के बाद जो आपका पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रसंस्करण, जिसे इंग्लिश में प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ चुकी होगी कि प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? तो प्रोसेसिंग मतलब होता है जिसका मूल रूप आपके कोई काम ना सके, प्रोसेसिंग के बाद जो आपका बन जाता है, वो आपके काम आ सके, उसे प्रसंस्करण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में क्या समसंजिश गहराई संकेत प्राचीन के गहराई संकेतों में आता है? पहला ऑप्शन है द्विदिगंत संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, ये ऑप्शन डी है संक्रियांकन संकेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि उस ब्रेन का कौन-सा हिस्सा है जो आपकी कॉग्निटिव जानकारी को प्रसंस्करण और व्याख्यान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगर आपको मेरा पहले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने चारों वर्ड को मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप सारे वीडियो ज़रूर देखना अपने एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बताना है कि उस ब्रेन का कौन-सा हिस्सा होता है जो आपके कॉग्निटिव जानकारी को प्रसंस्करण और व्याख्यान करने के जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा थैलेमस। क्या आप बता सकते हो थैलेमस होता क्या है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी आपको क्लियर कर देता हूँ और ध्यान से सुनना आप लोग कि आपका जो थैलेमस होता है, आपके मस्तिष्क के मध्य में ही पाया जाता है, जो आपके अंडे आकार का संरचना में होता है, जो आपके शरीर से आपके मस्तिष्क तक आने वाली सभी मोटर गति और सेंसिटिव जानकारी को पहुँचाता है। जैसे आपको नींद आना, खाने का स्वाद आना, ये सब चीज़ आपके थैलेमस के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो ये बताओ हिप्पोकैम्पस क्या होता है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नामक एक पार्ट होता है, जो किसी भी चीज़ को याद रखने में हमें मदद करता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है, तो सब कुछ आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर आता है। अगर आपको याद नहीं है, तो मतलब आपका हिप्पोकैम्पस काफ़ी कमज़ोर है। अगर आपको सब कुछ याद रहता है, जो आप पढ़ते हो आपको अच्छे से उसे याद कर लेते हो, तो आपका हिप्पोकैम्पस काफ़ी अच्छा है। देखो हिप्पोकैम्पस जन्म से कुछ सालों तक आपके शरीर में विकसित नहीं होता है। जब आप जन्म लेते हो तो आपके अंदर हिप्पोकैम्पस देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से आपके बचपन की जितनी भी यादें होती हैं वो आपको याद नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 5 साल में जो आप कुछ ऐसे मोमेंट बताओ या 2 साल में ऐसे कुछ मोमेंट बताओ जो आपको याद हो। तो ऐसा बहुत मैक्सिमम चांस है कि आपको याद नहीं होगा कि आपने बचपन में क्या-क्या किया है। उसमें से कुछ ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो आपको याद होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ आपको याद नहीं होगी, ठीक है? तो किस वजह से? तो आपके हिप्पोकैम्पस आपके बचपन में नहीं होता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, तब जाकर आपका हिप्पोकैम्पस आपके अंदर विकसित होता है और जाकर आपको याद रहता है। तो उसको याद रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपके जो सेल होते हैं
जो कोशिका आप हिंदी में बोलते हो, आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा कब होता है? मतलब फुल बॉडी में बोल सकते हो कि फुल बॉडी में आपका कोशिका सबसे ज़्यादा कब एक्टिव रहता है? तो याद रखिएगा, आपका जब ऐज होता है 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा आपके सेल पाए जाते हैं। और धीरे-धीरे जैसे आपका ऐज बढ़ेगा, आपके अंदर टिश्यू कम होने लगती है, सेल कम होने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी थैलेमस होगा। और मैंने हिप्पोकैम्पस के बारे में बता दिया। और एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपका मेंडुला। तो आपको बताना है कि मेंडुला क्या होता है? तो याद रखिएगा, मेंडुला जो होता है आपके मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसके स्थान का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ आपका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। ये आपके दिमाग की, ये आपके दिल की धड़कन और सांस लेने की और आपके रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि सवाल आपके हिप्पोकैम्पस से और थैलेमस और मेंडुला से हर बार आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 पे। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति एक शोरगुल के भीतर एक सिरे पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे कौन सा वो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चयनात्मक ध्यान, मतलब सेलेक्टिव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना। अगर आप किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे सेलेक्टिव कहते हैं। मतलब आपने जो एक देखा होगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करते हो। अभी आपका फ़ोकस किस पे है? तो सिर्फ़ आपका फ़ोकस एग्ज़ाम पर है। तो आप बोल सकते हो कि मेरा फ़ोकस सिर्फ़ सेलेक्टिव एग्ज़ाम पर है, जैसे कि बीपीएससी। आपका मेन टारगेट है बीपीएससी या स्टेट। तो आपका क्या हो गया? तो एक आपका सेलेक्टिव आपका टारगेट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सेलेक्टिव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टि क्षेत्र की संगठन में विभिन्न वस्तुओं को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समापन, परिप्रेक्ष्यता, कंटिन्यूटी या ऑप्शन डी या वास्तविकता। तो मैंने आपको परिप्रेक्ष्यता अच्छे से समझा चुका हूँ, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, परिप्रेक्ष्यता, जिसे मैंने अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाया था कि परिप्रेक्ष्यता होता क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और इसे ध्यान से सुनना कि इसको लेकर आपके पेपर में गेस्टॉल्ट आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखना। गेस्टॉल्ट से आपके 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? किस गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल को कहते हैं जो विज्ञान के कॉग्निटिव सिद्धांतों की प्रक्रिया को समझाता है? पहला ऑप्शन है समापन, परिप्रेक्ष्यता, समानता या ऑप्शन डी है कंटिन्यूटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल किसने दिया था? जो यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा है गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, तो आपको बताना है कि गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल सिद्धांत किसने दिया था? क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल है वो आपके कौन दिया था। तो याद रखिएगा, गेस्टॉल्ट की स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्दिमर ने दिया था। नाम याद रखना, मैक्स वर्दिमर। ठीक है? इसने इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल का, जिसका अर्थ होता है समग्र रूप। कब दिया था? तो 1920 में दिया था गेस्टॉल्ट थ्योरी, जिसका अर्थ होता है समग्र रूप। गेस्टवाल्दियों का मानना था कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, जिन्होंने गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो ऑप्शन इसका आपका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, समानता। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति की आशाएं और पूर्व ग्रहण के निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रसंस्करण सेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 10 दिन का समय बचा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर 15 से और 19 तक आपका पेपर हो सकता है। तो आप लोग के लिए डेली 5 बजे, ठीक है, 5 पीएम डेली शाम को आपके लिए लैंग्वेज पेपर का क्लास चलाया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का सवाल पूछता है। जो आपका लेवल का क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आएगा, उस लेवल को आपको वीडियो में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो 5 बजे ज़रूर लैंग्वेज पेपर का वीडियो मत देखना भूलना, और 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर, जीके और जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जा रहा है पूरे अच्छे से डिटेल में। तो दोनों वीडियो मिस मत करना लैंग्वेज पेपर का, जो आपके पेपर में 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और 6 बजे डेली शाम को करंट अफेयर और जीके जीएस का, जो आपके पेपर में 40 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को दोनों को साथ में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बीपीएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो दोनों बिल्कुल मिस मत करना। दोनों वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भाग के बारे में जो कॉग्निटिव संवेदनाओं को प्रसंस्करण और व्याख्यान करने की जिम्मेदार है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिरबुलम, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, या ऑप्शन डी है मेंडुला। तो मैंने आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसका आंसर बताने में। क्वेश्चन को पढ़ोगे जो आपको पूछ रहा है कॉग्निटिव, ठीक है, किस भाग के बारे में जो आपका कॉग्निटिव है, जो आपका इमोशन है, उसको प्रसंस्करण और व्याख्यान करने के जिम्मेदार किसे मानेंगे? तो आपके हिप्पोकैम्पस को मानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, जो कि आपके बचपन में हिप्पोकैम्पस आपके कॉग्निटिव को याद नहीं कर पाता है, जिसके लिए उसे ज़िम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका राइट आंसर सी दिया हुआ है, थैलेमस। एक बार इसे देख लेना, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा, गूगल पे सर्च कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होना चाहिए था, हिप्पोकैम्पस, लेकिन इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी, थैलेमस। तो इसको लेकर आप एक बार गूगल ज़रूर कर लेना। एक बार मैं खुद इसको सर्च कर लूँगा, क्रॉस चेक करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं बता दूँगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी हिप्पोकैम्पस लगा था, ठीक है? लेकिन आप एक बार गूगल ज़रूर कर लेना, और मैं इसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं बता दूँगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, 2 आयामी गहराई संकेतों के लिए किस प्रकार के गहराई संकेत होते हैं? पहला ऑप्शन है द्विबंदी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, या ऑप्शन डी है संक्रियांकन संकेत। तो 2 आयामी आपको देखकर ही लग रहा है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब व्यक्ति विस्मयबोधक छवियों को तेजी से बदलती छवियों के माध्यम से गति की प्रतीति करता है, उसे क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दोनों आँखों के बिना केवल एक आँख का उपयोग करके गहराई और 3 आयामिकता को महसूस करने की क्षमता किस प्रकार के गहराई संकेतों पर अधिरूपित होती है? पहला ऑप्शन है द्विबंदी संकेत, एक दिवसीय संकेत, रेटिनल संकेत, या ऑप्शन डी है संक्रियांकन संकेत। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक दिवसीय संकेत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो दृष्टि क्षेत्र की वस्तुओं को दर्शाने और वातावरण को घेरने में विभाजित करने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम 3 आयामिक संकेत कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत आपके गिलफर्ड साहब ने दिया था, गिलफर्ड। ठीक है, इनका इनका नाम याद रखना, गिलफर्ड ने आपका त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। कौन-कौन से?
तो पहला था आपका सामग्री, दूसरा आपका संचालन और तीसरा उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कॉग्निटिव आयोग की भावना की क्षमता किसे क्या कहा जाता है? जो आपका कॉग्निटिव जो आपका इमोशन है, उसकी भावना को, उसकी क्षमता को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टोटल आज के वीडियो में आपके 19 क्वेश्चन थे। अभी भी और आपके टोटल 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से बचे हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अगर मैं आपको 44 क्वेश्चन कंप्लीट कराने चाहूँ तो वीडियो 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ़ मुझे आंसर नहीं बताना होता है। अगर मैं सिर्फ़ आपको आंसर बताने लगूँ तो हर एक चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट कराया जा सकता है। लेकिन आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो तो आपका वेस्ट जाएगा कुछ भी पढ़ना। इसीलिए हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ कर पढ़ने से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपका पढ़ने की कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। इसलिए सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर टिक आउट करूँ तो डेली 1 चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे कंप्लीट करने से आपकी तैयारी को और अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको अच्छे से डिफ़ाइन करके क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ बढ़ सके और आपके माइंड में हमेशा सेट हो सके। ठीक है? तो इसका अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। टोटल आज हमने 19 क्वेश्चन किए और अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे बार-बार बोलना ना पड़े। और अभी तक आप पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आपको 5 बजे लैंग्वेज पेपर और 6 बजे आपको डेली जीके जीएस का क्लास चलता है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और जिनको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और थ्योरी चाहिए, तो सिर्फ़ आपको 200 में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर का 11-12 क्वेश्चन आंसर चाहिए चैप्टर वाइज़, तो सिर्फ़ आपको 151 पेमेंट करना होगा। अगर आप दोनों लेते हो, तो सिर्फ़ आपको 300 पेमेंट करना होगा, जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।